नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब पंजाब में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल ही पंजाब के सभी विधायकों को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। इसके बाद अब तरह तरह की चर्चा सियासी गलियारे में की जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब जाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल मॉडल फेल हो गया और अब बारी पंजाब की है, यानी कि अब पंजाब में भी जल्द ही बदलाव होने वाला है। सरकार गिरने की कगार पर है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या पूरे विधायक दल में, जो आम आदमी पार्टी का विधायक दल है, उसमें ही फूट पड़ सकती है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने तो ये तक दावा कर दिया कि उनके संपर्क में आम आदमी पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक हैं और कभी भी वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और सत्ता बदल सकते हैं। हम तो चाहेंगे भगवान करे 5 साल पूरी सरकार चलाएं और जब 5 साल हों फिर हम लोगों में जाएं भी ये क्या वादे किए थे और क्या इनके हालात हैं, फिर अपनी बात है जो हम लोगों में रखेंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि कई विधायक जो है हमारी पार्टी के उनके संपर्क में सरकार गिर सकती है। कांग्रेस ऐसी कामों में बाहर है, पर कांग्रेस रही नहीं कहीं, वो प्रजाति अभी लुप्त हो चुकी है। दिल्ली से इनको हो गया कि हमारा काम खत्म, झूठ के सारे कोई सरकार नहीं चलती। कि जो पंजाब के हालात हैं, जो पंजाब की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो पंजाब की एक्सटॉर्शन, जो गैंगस्टरिज्म इन्होंने पाले हुए हैं, उनके उसके लिए मैं कह रहा हूं कि इनके एमएलए सभी पार्टियों के कांटेक्ट में हैं और हम सभी इनके साथ बात कर रहे हैं, तो जी जाएंगे और मिड टर्म होगा। पंजाब के लोग कभी भी बीजेपी को मतलब जरा मुंह नहीं लगाएंगे। अभी इन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़के देख लिए। सो दिल्ली और पंजाब का बहुत फर्क है। पंजाब तो फाइट कर रहा है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ। इस करके पंजाब की धरती पे बीजेपी आ जाएंगी, ये तो है संभव नहीं। दूजा यह कि असी इन्हें कम कर रहे हैं, असी 2 साल पूरे बाकी है, असी इन्होंने 2 सालों से ਜਿਹੜੀਆਂ कमियां रह गई दूर करांगे। लेकिन ये सियासी गदर सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है। पंजाब टू बिहार इंडिया ब्लॉक में अब घमासान मचा हुआ है। शिवसेना उद्धव गुट ने दिल्ली में हार के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को ही जिम्मेदार बताया है। तो टीएमसी ने कहा कि ईगो हटाकर बातचीत और तालमेल से ही इंडिया गठबंधन चल पाएगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी जल्द ही पदयात्रा कर सकते हैं पश्चिम बंगाल में, और सबसे बड़ा दिल्ली में जो बदलाव हुआ है उसके सबसे बड़ा असर होगा बिहार के अंदर, जहां पर इंडिया गठबंधन का असली टेस्ट आने वाले चुनाव में ही हो जाएगा। यहां तक बीजेपी अब यह भी कह रही है कि जो इंडिया गठबंधन का ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोकने का काम इन चुनाव के नतीजों ने कर दिया है। जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा। इंडिया अलायंस की पार्टी अगर ये समझते हैं कि एक साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा, और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। नहीं, इंडिया अलायंस की बात नहीं है। कांग्रेस हो, हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार हैं। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, राहुल जी हमारे नेता है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया, आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति में, ये हमारा कहना है। मैं समझता हूँ ये राजनीति का एक वो दिशा चक्र है जिसमें ये अब जो विपक्षी हैं फिर मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। पहले यूपीए थे, उसके पहले कोई और गठबंधन थे, अब इंडी गठबंधन बने। अब पता नहीं कौन कौन सा गठबंधन नया बनाएंगे। लेकिन इनकी हार और जो हताशा है, मैं इनसे यही कहूँगा कि मोदी जी की तरह कर्मशील और क्रियाशील बनिए। आप घर में बैठकर कोई निर्णय नहीं ले सकते।
तो ऐसे में अड़ी के आज के प्रश्न है बिल्कुल सीधे, क्या दिल्ली का किला हुआ ध्वस्त और अब इंडिया गठबंधन भी हो गया है पस्त? क्या अरविंद केजरीवाल सच में अब पंजाब का रुख करने वाले हैं और दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी बड़े फेरबदल की तैयारी है? और क्या असर होगा आने वाले चुनाव में? क्या बिहार में भी असली टेस्ट हो जाएगा इस गठबंधन का? सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी सी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग ढांडा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, प्रवक्ता कांग्रेस निगत अब्बास, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और संजीव श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सबसे पहले निगत अब्बास आपसे मैं पूछ लेती हूँ, अच्छी खासी उनकी सरकार चल रही है पंजाब में, पहले तो सब लोग आपको कोस रहे हैं कि आपने पहले दिल्ली में उनका काम खराब किया, अब पंजाब में भी नजर लगा रहे हैं। देखिए, जब हमने ये गठबंधन करा था पद्मजा, इंडिया गठबंधन, तो हमने तभी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो तानाशाही का रवैया है, जो संविधान के ऊपर खतरा है, इन लोगों ने निरंतर बना के रखा है। निगत हम समझ गए, पहले जो 30 सेकंड आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना होता है वो ठीक है, वो हम पहले से ही समझ गए। अब आप मुद्दे पे आइए ना, पंजाब पे क्यों आप कह रहे हैं कि पंजाब में बदलाव होना है? कुछ भी आपको आम आदमी पार्टी के बारे में कहना होता है, पहले 30 सेकंड आप डेडिकेट करती हैं बीजेपी को, फिर मुद्दे पे आती हैं। अभी पंजाब पे बताइए आप। नहीं, मुझे नहीं, पद्मजा, पहली बात तो हमारी दूसरी डिबेट है कांग्रेस की प्रवक्ता बनने के बाद, तो लगातार इस प्रकार की बातें होती नहीं है, पर खैर, लेकिन क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार बनी और कुछ टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से आ रही थी, इसलिए मैं अपनी बात को स्पष्ट कर रही थी। खैर, हम आ जाते हैं आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सरकार बनाए हुई है। दिल्ली में जो इनका मॉडल इतनी बुरी तरह फेल हुआ, और मैंने पहले भी आपकी डिबेट में इस बात को स्पष्ट किया था कि किस प्रकार लोगों ने हमेशा एक ही बात कही थी दिल्ली में भी, कि जब शीला जी की सरकार हटने के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, शीला जी के टाइम पर जो डेवलपमेंट, जो विकास हुआ था, उसके बाद कभी आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई भी विकास हुआ ही नहीं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हो, चाहे वो स्कूल और अस्पताल के लेवल पे हो, कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो इतनी बुरी तरह हार जो हुई है आम आदमी पार्टी की, और इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता इनके, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी जी भी थोड़े से मार्जिन से ही जीती हैं, 3-3.5 हजार का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं होता जब आप सिटिंग मुख्यमंत्री होते हो विधानसभा के चुनाव में। तो जब ये मॉडल देखा जाता है तो कहीं ना कहीं उथल पुथल पार्टी के विदिन मच जाती है कि जब पार्टी का जो नेशनल कन्वीनर है वही अगर हार गया है, तो अब जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी भी नहीं है, कुछ क्षेत्र तक ये लोग लिमिटेड हैं, अब उनका क्या होगा? और जाहिर सी बात है पंजाब में भी इसी तरह का हाल इनका है। आपसी जो इनके विधायक लगातार लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, इन्हें मालूम है कि दिल्ली की जो सत्ता है वो हिल चुकी है, और सत्ता तो छोड़े, जैसे मैंने कहा, कन्वीनर हिल चुका है। तो जब पार्टी का जो ऊपर कहते हैं ना, पेड़ की जब जड़ ही कमजोर हो जाए या वही सूखने लगे तो पेड़ फिर कहां से फलेगा? ठीक है अनुराग ढांडा, दिल्ली तो अभी झांकी है, अभी पंजाब भी बाकी है, खत्म होने के कगार पर है। देखिए पद्मजा जी, चुनाव में हार जीत होती रहती है, और ये चुनाव का रिजल्ट जब भी आता है तो कोई एक हारता है और कोई एक जीतता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि एक चुनाव हार गए या जीत गए। वाजपेयी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई थी, वो अपने ही जीवन में खुद 4 चुनाव हारे थे, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म थोड़ी हो गई, वो धीरे धीरे ग्रो करती रही। तो हम भी आज के दिन में आम आदमी पार्टी का 10 राज्यों के अंदर इलेक्टोरल फुटप्रिंट है, 5 राज्यों के अंदर हमारे विधायक हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी पार्टी का संगठन का विस्तार कर रहे हैं। और पंजाब तो खामखा का शगुफा है, मुझे लगता है कि इनको आज तक कोई आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने को कुछ मिलता नहीं था, तो आज मौका मिला है तो ये कुछ भी कहानी उड़ा देना चाहते हैं। पंजाब पूरी तरह से स्टेबल है, और पूरी रफ्तार के साथ एक मॉडल पंजाब के अंदर भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग, कि वहां पर किस तरीके से हम धीरे धीरे नशे को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पर धीरे धीरे विकास कार्य कर रहे हैं, डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। पंजाब का बजट धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहां पर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारे, वहां पर बिजली की व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है, बहुत सारी चीजों में वहां काम चल रहा है। तो मुझे लगता है पंजाब की चिंता छोड़िए, हम तो इस चिंता में लगे हैं। वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आपके विधायक उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रताप बाजवा ने तो सीधे से बोला 30 विधायक हमारे संपर्क में है। मैं कह तो रहा हूं, हमारा एक विधायक भी, बस ऐसा ना हो कि कल जो आपसे मुलाकात करने आना है उसमें 30 कमती हो जाए, 30 रास्ते में ही प्रताप सिंह बाजवा के घर पे रुक जाए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को, बीजेपी को चुनौती, हमारा एक विधायक भी इधर से उधर नहीं कर सकते। ये कोशिशें इनकी आज से थोड़ी चल रही हैं, ये कोशिशें इनकी कब से चल रही हैं। हम तो दूसरी तैयारी में लगे, हम इस तैयारी में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, वो सिर्फ एक लोकतांत्रिक किसी एक पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं रह गया। वो पूरा सिस्टम लगाते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं, साम दाम दंड भेद सब चीज से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आयोग की मदद लेते हैं, फर्जी वोट बनवाते हैं, कटवाते हैं, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो आगे के चुनाव भी इससे कुछ अलग नहीं होने वाले हैं, आगे के चुनाव भी इसी तरह के होने वाले हैं। तो हम तो इस तैयारी में जुट गए हैं कि इसका मुकाबला किस तरीके से करना है,
और कैसे पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ आने वाले चुनावों के अंदर अपने आप को पेश करना है, ताकि इनकी ये सारी रणनीतियां विफल हो जाएं। नहीं तो हम आपकी अपनी हार का तैयारी में जिम्मेदार लगे कौन है? हैं। क्योंकि आपके कुछ लोग हैं जो कि कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस ने वोट काट दिया हमारा। आप साम दाम दंड भेद बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? देखिए पद्मजा जी, बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस इस चुनाव के अंदर था। वो पिछली बार उन्होंने 4-4.5% वोट उनको मिला था, इस बार 6% मिल गया। तो क्या उससे आफत आ गई? कोई निर्दलीय खड़ा होता तो उसको भी मिल जाता इतना वोट, 100-500 वोट। निगत अब्बास, जवाब दे दीजिए, फिर मैं दोनों पत्रकारों के पास जा रही हूँ। हाँ। मैं 30 सेकंड ले लूं, फिर उसके बाद जवाब ले लीजिएगा। सीधा मुकाबला यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच था। हमें मंथन और आत्मचिंतन इस बात पे करना है कि हमारा 8-10% वोट कम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का 8-10% वोट बढ़ा है। वो किन कारणों से हुआ, उसके ऊपर चिंतन ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कांग्रेस की वजह से आगे मान लो 1.5% इनका वोट जुड़ भी जाता तो क्या हो जाता उससे। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली के अंदर सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रहता है, और उस मुकाबले में हमें अभी भी 43.5% वोट मिला है। ठीक है, उसकी बात करेंगे थोड़ी सी देर में। निगत अब्बास, कुछ पंजाब में होने नहीं वाला, ज्यादा खुश मत होइए। ये सब 30 विधायक इधर है, वो चैलेंज दे रहे हैं, एक तोड़ के दिखा लीजिए। 30 तो बहुत दूर की बात है। देखिए, तोड़ने और जोड़ने की बात तो इस तरह की राजनीति ना कांग्रेस पार्टी कभी करती थी और ना ही करने वाली है। लेकिन ये प्रताप सिंह बाजवा आप ही के नेता है, आप ही के सारे नेता आज संसद में बोल रहे थे। ठीक है, हमारे संपर्क में। बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तभी कह रही हूँ कि ये जो घबराहट 2 दिन के बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल जी में बौखलाहट आई है ना कि चलिए बुलाते हैं। अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी। खैर, जो रातों रात बैठक बुलवाई गई है कि आ जाइए सारे विधायक दल इधर आ जाइए, जितने भी विधायक इधर आ जाइए, चर्चा करनी है, क्योंकि सबको यहां पर हो सकता है 2-3 दिन में ये किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में लॉक किए कर दे, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है कांग्रेस में। इन्हीं के विधायक कांग्रेस पार्टी में, तो इसमें देखिए ना कांग्रेस पार्टी की कोई गलती है ना आम आदमी पार्टी की। छोटा सा दूसरी बात, इन्होंने कहा कि आवाज हर्षवर्धन जी को नहीं मिल रही, थोड़ा ठीक करा दीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, पद्मजा जी, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा नहीं। कितनी सीटें जीती है? 22 सीटें। 22 सीटों में से 13 सीट, मेरे भाई अनुराग जी थोड़ा पढ़ के आना था, कि 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो आपका लॉस मार्जिन है और विनिंग मार्जिन है ना भारतीय जनता पार्टी का, उससे ज्यादा हमारा वोट शेयर है। तो ये कतई मत बोलिएगा कि इनका ज्यादा रोल नहीं था, क्योंकि अगर हम नहीं लड़ते ना तो भी वो आप सीटें हार ही रहे थे। चाहे तो आप सीट्स के नाम ले लो, राजेंद्र नगर हो, जंगपुरा हो, कस्तूरबा नगर, संगम विहार, छतरपुर, तिम्हारपुर, बादली, मादीपुर, मालवीय नगर, त्रिलोकपुरी, ग्रेटर कैलाश, मेहरौली, और सबसे बड़ी बात तो अरविंद केजरीवाल जी की। तो इस तरह की बातें यहां पर मत करिए, पढ़ के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बुरी हार इस बार आम आदमी पार्टी की है। क्योंकि आप जरूर विपक्ष में बैठे हैं, पर जनता ने किस प्रकार आपको निकारा है जमीनी स्तर पर, यह आपको देखने की और आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो हारने के बाद कह रही है कि हमें आत्ममंथन करना है और हमें जाकर रिफ्लेक्ट, रीबिल्ड और रिकनेक्ट करना है लोगों से, हमें देखना है कि ग्राउंड लेवल पर हमसे क्या कमियां हुई। लेकिन आप वहां सीट अपनी हारे हो जहां जहां आपकी मजबूती इतनी थी कि आप आसमान छू रहे थे। और ये वही है अरविंद केजरीवाल जो हारे हैं, जो पिछली बार एक दफा गए थे प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने। तो इस बार इतने बड़े नेता जब अपने आप को आप पोर्ट्रे करने लगते हो और मिट्टी चटा देती है कांग्रेस आपको, तो मुझे लगता है कि आपको इस प्रकार की बातें अब तो कम से कम ठीक है। अभी किसने किसको धूल चटाई वो हम थोड़ा सा कुछ और आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, ठीक, बस 20 सेकंड लीजिएगा, क्योंकि मेरे को बीजेपी हर्षवर्धन जी और संजीव जी के पास बिल्कुल मुझे सिर्फ उसका जवाब देना, फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं कि पंजाब के विधायकों की जो मीटिंग बुलाई गई है वो रिव्यू मीटिंग है दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए, क्योंकि सबकी ड्यूटी लगी हुई थी यहाँ पर। तो क्या कारण रहे, उनको क्या रिस्पांस मिला, उसकी एक रिव्यू मीटिंग बुलाई जा रही है। तो इसको कोई पंजाब से जोड़ के अगर देख रहा है तो दिल्ली के सारे विधायकों की भी मीटिंग हुई है, सारे लीडर्स की भी मीटिंग हुई है। तो हम चिंतन कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों हमारा वोट शेयर घटा और बीजेपी का बढ़ा, हम उसके लिए आगे की प्लानिंग तैयार करनी है, उसके लिए एनालिसिस चल रहा है। तो इसको लेके चिंतित अगर हो रहे हैं तो इसको लेके चिंतित ना हो, ये बिल्कुल दिल्ली चुनाव को लेके एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। और जो इन्होंने कहा कि उतने अंतर से हम हार गए, तो भाई पिछले चुनाव में देख लीजिए वहां पे कितना वोट था। ठीक है, अभी उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो रिव्यू मीटिंग है हर्षवर्धन जी, ये जबरदस्ती का कुछ पार्टियां कलेश पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। ज्यादा वोट हमको अभी भी मिला है। छोटी सी रिव्यू मीटिंग है, सारे विधायक यहाँ पर दिल्ली आएंगे, थोड़ा सा नाश्ता होगा, थोड़ा सा मंथन होगा, वापस चले जाएंगे। इसमें सरकार खतरे में है वाला नैरेटिव किधर से आया? नहीं, देखिए, सरकार खतरे में है ये तो मैं अभी नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि अभी तुरंत आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार खतरे में आ जाएगी तो ठीक है, कांग्रेस के नेता कहें या भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कह दें, लेकिन जो बड़ी बात है उसको समझना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल ये मीटिंग इसलिए बुला रहे हैं कि भगवंत मान अब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं? वैसे भी वो पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री थे, अरविंद जी के पास तो आधा अधूरा राज्य था।
तो अब उनका हेलीकॉप्टर हवाई जहाज मंगाने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी। तो ये जो पावर टसल है उसकी बात अब समझें। कोई सरकार चली जाएगी ये मैं नहीं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी की इतनी बढ़िया मेजॉरिटी वाली सरकार 92 एमएलए है जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है, तो अभी ऐसा कुछ होने वाला। दूसरा, क्या अरविंद जी कोई रास्ता खोजेंगे, कोई जुगाड़ खोजेंगे? क्योंकि भाई जो आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा लेकिन बिना सांसद के बंगले के रह नहीं पाया, मतलब अरविंद केजरीवाल तो भारतीय राजनीति में जो पॉलिटिकल करप्शन है, बेईमानी है, उसका जीता जागता उदाहरण है। तो वो तो सांसद के बंगले में शिफ्ट किए, वरना चाहते तो किसी 1-2 बेडरूम के फ्लैट में या 3 बेडरूम के फ्लैट में चले जाते। लेकिन तो क्या वो किसी राज्यसभा बंगले के लिए पंजाब पर कोई दबाव बनाना चाहते हैं? किसी के ऊपर चाहेंगे कि राज्यसभा छोड़ो, क्योंकि सबकी तो 2028 तक है। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं, एक तो पावर थोड़ा सा हमारी ताकत अभी है, उसको बताने की कोशिश होगी। दूसरा, क्या कोई जुगाड़ बनेगा क्या कि अरविंद जी किसी तरह से किसी उच्च सदन में पहुंच जाएं, जिससे राजनीति करने में उन्हें थोड़ी आसानी हो, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत मामले हैं, वो सब भी तो खुलेंगे ना। झूठ बोला कि यमुना में जहर मिला दिया, मतलब बहुत इतना पॉलिटिकल करप्शन करने वाला कोई नेता भारतीय राजनीति में हुआ नहीं। पावर सेंटर चेंज हो गया संजीव जी, पंजाब शिफ्ट हो सकता है पावर सेंटर? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मतलब मैं हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं कि इतनी जल्दी सरकार गिर जाएगी पंजाब की या कोई उस तरह की उथल पुथल होगी, उसकी संभावना तो भाई अभी कितने 48 घंटे 2 दिन 2.5 दिन हुआ है दिल्ली के रिजल्ट्स आए। लेकिन ये जरूर बात है कि केजरीवाल जी के पांव तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि जो जना आंदोलन से निकला उसके बाद लगातार 10-11 साल जिस सत्ता में रहा, पार्टी रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी बन गई। अभी इनके स्पोक्स पर्सन कह रहे थे 5 राज्यों में उनके विधायक हैं, बट अल्टीमेटली उसकी बेस या वो जो लॉन्च पैड था वो तो दिल्ली था। अब दिल्ली की सरकार चली गई तो अब तक विपक्ष की कोई इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है केजरीवाल जी का दिल्ली में। वो शुरू में जो उन्होंने क्रांतिकारी किस्म की आज़ादी रामलीला मैदान से की थी अन्ना के पीछे खड़े होके, वो तो अब विगत की बात हो गई। तब तो वैसे भी केजरीवाल जी की आप काया भी देखें, चेहरा मोहरा भी देखें, इतने दुबले पतले मासूम से लगते थे। अब तो इतने तेज तर्रार और बिल्कुल सारी अदाएं, सब कुछ भाव भंगिमा बदल चुकी है। कहाँ गया वो मफलर, स्वेटर, खांसी, सब कुछ तो गायब है। तो बिल्कुल अब तो नया अवतार है। तो इस नए अवतार में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे? अब तक डेफिनेटली भगवंत सिंह मान की एक तरह से रिपोर्टिंग थी उनके प्रति, अब क्या रहेगी? क्योंकि वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, ये हारे हुए विधायक हैं, चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए। तो वो जो पावर डायनेमिक्स चेंज होगी। और ये भी जो दूसरी बात भी हर्षवर्धन ने कही बिल्कुल सही है कि नेक्स्ट स्टेज मतलब कहीं ना कहीं तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म मंच पे रहेंगे ना, तो राज्यसभा की सीट किससे छुड़वाई जाएगी, वो एक जरूर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात चल रही होगी। क्योंकि एक बात तो स्थापित हो गई पिछले 10 साल में कि जिस राजनीतिक बयार की मिजाज की बात करते हुए केजरीवाल जी आए थे पॉलिटिक्स में, वो तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दी थी। चाहे उसको हम शीश महल कहें, चाहे भव्य बंगला कहें, क्या छोटी गाड़ी से गाड़ियों का काफिला कहें, या एक जो पूरा अंदाज उनका है, तो उनको जरूर चाहिए होगी कोई ना कोई ऐसी जगह जहां से वो अपनी राजनीति को नए सिरे से लॉन्च कर सकें। और बहुत तो तेज राजनीति में काफी बदलाव आया है, तो क्या जगह भी बदल सकते हैं? सिद्धार्थ यादव अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव, हर कोई ये सोच रहा है कि अब अगला कदम क्या होगा अरविंद केजरीवाल का, पर सरकार पे कोई खतरा नहीं है। ये आप सिर्फ जो है आम आदमी पार्टी को और डराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो अब दिल्ली में चली गई या पंजाब भी खत्म होने वाली है सरकार, ऐसी इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं है। कितना उनके कितने उनके 92 उनकी सीटें हैं, 42% उनका वोट शेयर है, कोई खतरा ही नहीं है सरकार को। देखिए पद्मजा जी, इनकी सरकार को खतरा है या नहीं है ये तो आपके सब विश्लेषण भी बता सकते हैं। एक बात जो देश का बच्चा जानता है वो ये है कि ये जो एक पॉलिटिकल स्टार्टअप के नाम पर देश में एक नौटंकी शुरू हुई, जहां पर अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने देश की जनता को भ्रमित कर करके, झूठ बोल करके, अलग प्रकार का एक मॉडल सा बना करके, दिखा करके और अल्टीमेटली लूटने का काम किया था, वो बड़े पावर हंग्री लोगों का एक ग्रुप है। अब पावर हंग्री लोगों को दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा सबक सिखाया है। जितने शीर्ष नेता जेल जाकर के आए और जो चुनावों में जाके कहा करते थे कि हम अगर आप चाहते हैं कि जेल ना जाएं तो हमको वोट देना, दिल्ली की जनता ने सुनिश्चित किया कि उनको वोट ना मिले। उनके सभी शीर्ष नेताओं को चुनाव हराया।
ये वो हारे नहीं है, दिल्ली की जनता ने आक्रोश में जाकर के उनको चुन चुन के हराया। अगर ऐसा हुआ है तो ये पावर हंग्री ग्रुप आज कहीं ना कहीं सोच रहा है कि अब वो कहां जाएं और सत्ता का आनंद कहां से लें। अब मैं दो बातें कहूंगा। मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, पुराने आशिक कई बार जैसे बात करते हैं वैसे वो लोग बात कर रहे थे, पर इनकी इंटरेस्टिंग बातचीत सुनिए। एक ने कहा कि हमने तो रिव्यू मीटिंग बुलाई है। पहली बात तो आपने पंजाब के सारे विधायकों को दिल्ली के चुनाव में लगा रखा था, वहां पर आप चाहते थे पॉलिसी पैरालिसिस रहे, कोई वहां पर काम ना करे, कोई कुछ ना हो। चले कोई बात नहीं, आपके लिए साख की बात थी, अरविंद केजरीवाल की सत्ता की बात थी, आपने सबको यहां लगाए रखा। कैंपेन तो खत्म हो गया था, 3 तारीख को सब लोग चले गए होंगे। अब आप उनको फिर बुला रहे हैं रिव्यू के नाम पर। आप चाहते हैं कि देश की जनता इस बात को मान ले कि अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हारने के बाद सभी विधायकों को चुन चुन के बुला रही है, उसमें से भी कुछ कुछ को चुन चुन के बुला रही है, ये पूछने के लिए कि बताइए जरा हम क्यों हारे। कुछ तो पक रहा है पद्मजा जी, कुछ तो कहानी है इनके अंदर जो ठीक नहीं है। हम सब जानते हैं कि कैसे एक भगवंत मान और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के भी पहले भी कितना दबाव दिल्ली से रहता था, कैसे सुपर सीएम्स वहां पर बनाए गए, कैसे दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा था पंजाब को, कैसे यह सुनिश्चित किया गया कि जो पूरी सरकार है वो यहां के कंट्रोल से बाहर ना चले। और अब वही प्रयास आगे भी किए जा रहे हैं। रही कांग्रेस पार्टी की बात, कांग्रेस पार्टी तो खुल करके कह रही है कि हम तोड़ेंगे, हम लेंगे। इनके नेता कह रहे हैं वर्टिकल स्प्लिट होने जा रहा है, उस पर आम आदमी पार्टी को कोई समस्या नहीं है। कल तक जिनको यह तक पता होता था कि हमारे इस विधायक को फोन आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आज उनको कोई समस्या नहीं है कि खड़े होकर के लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी कह रहा है कि हम सारे विधायक को तोड़ सकते हैं या ये टूटने वाले हैं, तब आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। ये है इनका अलायंस, ये थी इनकी सच्चाई। ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए पद्मजा जी कुछ भी कर सकते हैं, और जब लोग ऐसा निर्णय लेते हैं तो जो हाल आम आदमी पार्टी का हुआ और जो कांग्रेस का हुआ, 67 सीटों पर जमानत जब्त, देश की जनता, दिल्ली की जनता यही हाल करती है, आगे भी इनका यही हाल होगा। अनुराग डांडा, कुछ तो पकड़ा है। देखिए, सिद्धार्थ जी तो ऐसे बोल रहे थे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेशों में कभी हारी ना हो चुनाव, जैसे इन्होंने अपने सिटिंग मुख्यमंत्रियों का जो हाल किया है, ये सबको वैसा ही सोचते हैं। वसुंधरा राजे जी के साथ इन्होंने जो किया, शिवराज चौहान जी के साथ इन्होंने जो किया, आप सबको ऐसा ही सोचते हैं क्या? आपने जैसे उत्तराखंड में जिस तरीके से बदले, जैसे हरियाणा में सीएम बदले, आप सबको उसी तरीके से सोचते हैं क्या? आम आदमी पार्टी एक बहुत डिसिप्लिन पार्टी है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपने जब जो वहां पर महाकुंभ में जिस तरीके की घटना हुई, वो क्यों हुई, इसके ऊपर विचार किया कभी आपने? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री यहाँ प्रचार कर रहे थे, आपके उप मुख्यमंत्री यहाँ प्रचार कर रहे थे, करोड़ों लोगों को वहां आमंत्रित करके, और आप यहाँ प्रचार करने के लिए आ गए, इसलिए वहां पर यह हादसा हुआ। तो कृपया अपने लोगों पे ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। मैं फिर एक बार कहता हूँ, दिल्ली के लोगों ने आपके कंधों पे जिम्मेदारी डाली है, आप उस जिम्मेदारी को समझ के जो वादे किए उनको पूरा करने पे ध्यान पंजाब दीजिए। की सरकार दिल्ली से चलेगी? इंप्रेशन तो यही जा रहा है ना। अगर पंजाब के विधायकों से मीटिंग हो रही है तो वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? अरविंद जी चले जाते पंजाब, वहां पर मीटिंग कर लेते। उनको क्यों यहाँ बुलाया जा रहा है? वो तो चुने हुए नेता है, चुने हुए विधायक हैं, वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में रहे, अपने राज्य में रहे। अरे भाई, राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के, दिल्ली के चुनाव को लेकर समीक्षा हो रही है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको उसमें कुछ ज्यादा देखने की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि हमारी हार की भी इनकी जीत से ज्यादा चर्चा है। अच्छा, तो ये पावर प्ले नहीं है कि भाई मैं सबसे मजबूत नेता हूं, भले से मैं चुनाव हार गया, ये पावर प्ले नहीं है। मैं बताता हूं क्योंकि इनको पता है कि हम जब गिरे हैं, हम और मजबूत होके उठे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम आगे और तैयारी करके इनकी सारी रणनीतियों को फेल करके। ठीक है, 10 सेकंड सिद्धार्थ यादव, फिर निगत अब्बास। ख्याली पुलाव मत बनाइए सिद्धार्थ यादव। मैं पद्मजा जी, मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ढांडा जी से इतना पूछ लीजिए कि कब देश के अंदर ऐसा हुआ हो कि किसी चुनाव को रिव्यू करने के लिए एक सरकार के सभी विधायकों को बुला करके एक नेता से मिलने के लिए दिल्ली में बुलाया गया हो? कब हुआ हो? एक उदाहरण दिखा दें, कोई मीडिया की रिपोर्ट, कोई पुराना, हमारी पार्टी ने कभी कराओ, कभी किसी और पार्टी ने कराओ, कभी नहीं होता। एक नेता दिल्ली में बैठा है जो अपनी सीट हार गया, अपनी पार्टी को हरवा गया, सबको हरवा गया, वो पूरे पंजाब के विधायकों को बुला रहा है, आओ जरा रिव्यू करो, बताओ मैं क्यों हारा। कमाल बात है। अरे देश में तो ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि आपका एक बड़े वाला इंजन उत्तर प्रदेश जाए और उत्तर प्रदेश वाला इंजन नमस्ते तक अपना जवाब नहीं देंगे। देश में तो ऐसा भी कभी नहीं हुआ। नहीं जवाब देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप अपनी पद्मजा जी कैन प्लीज कम इन। हम अपनी पार्टी कैसे चलाते हैं, किस तरीके से चलाएंगे, निर्णय आम आदमी पार्टी का होगा। आप इस पे ध्यान दीजिए कि दिल्ली के लोगों ने वैसे ही चलाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।
मेरी भी शुभकामनाएं आपको हैं। हाँ, दिल्ली के लोगों बिल्कुल, दिल्ली के लोगों ने आपको, आपकी जिम्मेदारी को देख करके आपको मुक्त किया है। सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, आप 26-27 वर्षों तक कभी भी इतना मजबूत विपक्ष बन के दिल्ली में नहीं थे जितना आम आदमी पार्टी को वोट मिला है। 43.5% वोट आज भी हमारे पास है। इसलिए मैं फिर कहता हूं, हम आपको बिल्कुल नाक की सीध में आपने जो जो कमिटमेंट्स किए उन पे चलाएंगे, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आप जो अपने वादे किए उनको याद कीजिए और दिल्ली के आपकी लोगों आवश्यकता नहीं है। 11 साल आपके इंतजार में थे, आपने जो वादे किए थे आप उस पर चल लेते। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने चुना है अपने उज्जवल भविष्य के लिए। आप 11 साल से थे, आप चल रहे होते तो आपका ये हश्र ना होता। हमने बिजली हार पानी भी की गए हैं, व्यवस्था रस्सी जल गई पर बल नहीं जा रहा। कभी तो ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं आप। अब पारी आपकी है, लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी है। कभी तो ये कह सकते हैं कि ठीक है, कोई गलती होगी। आज भी हमारा मॉडल, हमारी कहानी, ये कहां समझा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? मैं कह रहा हूं, अब भी ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम हारे भी चुनाव में तो भी हम आपके 26 वर्ष के विपक्ष से मजबूत विपक्ष बन के आए। कांग्रेस जब चुनाव हारी थी तो उससे भी मजबूत स्थिति में आज हम हैं। इसका मतलब दिल्ली की लगभग आधी आप अगले 26 साल तक ऐसा ही मजबूत विपक्ष बन के रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपको। आज भी हमारे काम पे मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि दादा जी, दिल्ली की जनता आपको अगले 26 साल भी ऐसा ही विपक्ष रखेगी। वो एक बार आपके 11 साल देख लिए, देश में कोई सरकार कहीं की जनता आपको मौका नहीं देने वाली। आप विपक्ष में रहे, वो बहुत आपके लिए उपलब्धि होगी। आप उस उपलब्धि को बनाए रखिए। निगत अब्बास, मैं आपको एक चीज सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुद्दा बस यहीं तक सीमित नहीं है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई और पंजाब में क्या होने वाला है। अजय माकन ने 6 दिन पहले एक पॉडकास्ट में इतनी बड़ी बात की है और अब पंजाब में अगर आपने ऐसा इल्जाम लगाया है, उस पर आगे की कार्रवाई क्या होगी वो आपको जवाब देना बहुत जरूरी है। अजय माकन ने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। के बाद भी हमारे प्रधानमंत्रियों ने किस तरीके से अपने शरीर पे गोलियां खाई, राजीव जी कैसे शहीद हुए। इसीलिए तो हमें दुख होता है जब केजरीवाल हमें नज़र आता है कि पंजाब के अंदर प्रो खालिस्तान फोर्सेस को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए हम लोगों को दुख होता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके कहते हैं कि ये एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ हम अब नहीं कह रहे, ये KPS गिल ने 2017 में कहा था कि केजरीवाल इज प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर रेडिकल एलिमेंट्स इन पंजाब विच टर्न्ड आउट टू बी प्रोफेटिक। पंजाब में तो हम लगातार बोल रहे हैं। जब पन्नू ने भी कहा कि हमने $16 मिलियन हमने केजरीवाल को दिया चंदे के लिए रूप में, $16 मिलियन मतलब 128 करोड़ रुपया हम लोगों ने जब दिया, जब पन्नू ने कहा तो हमारे लोगों ने पंजाब असेंबली में शोर मचाया और उनको बोलने नहीं दिया और इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया उसमें। गुरपटवंत सिंह पन्नू आम आदमी पार्टी को चंदा देते हैं, खालिस्तान को बढ़ावा दे रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर। ये सिर्फ चुनाव के लिए कहा गया था, क्या ये सच है निगत अब्बास, या ये सिर्फ डैमेज करने के लिए कहा गया था आम आदमी पार्टी के बारे में? पद्मजा जी, अजय माकन जी दिल्ली के नहीं देश नेशनल लेवल पर बहुत बड़े नेता हैं, CWC के मेंबर हैं, तो वो जो अपने पॉडकास्ट में बात रख रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ रख रहे हैं। उनकी बात को यहां पर जस्टिफिकेशन देने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है वो क्या बोल रहे हैं और उनकी बात के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी रहती है। खैर, अब मैं पद्मजा जी जिस बात का मैं जवाब यहां देना चाहती थी, क्योंकि सिद्धार्थ यादव जी ने आते ही यहां पर ये याद रखिएगा, क्योंकि अगला पार्लियामेंट में अगला जो सेशन अभी चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें आम आदमी पार्टी के साथ जाके मत खड़े हो जाइएगा, क्योंकि आपके नेता उसी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि वो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप से चंदा लेते हैं, कि वो खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं पंजाब के अंदर, देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी नेशनल है। पद्मजा जी, नहीं तो फिर आप पर इल्जाम लगेगा कि आप ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सारे इल्जाम लगाते हैं। मैं उसी बात का जवाब दे रही हूँ पद्मजा जी। मैंने अगर आपको ये बात कह दी, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मुझे मेरी बात खत्म हो लेने दीजिए। जब मैं कह रही हूँ कि अजय माकन जी CWC के मेंबर हैं, बहुत ही वो राष्ट्रीय स्तर के नेता, अगर कोई बात कह रहे हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और उस बात के साथ हम सभी खड़े हैं। खैर, अब मैं आ जाती हूँ सिद्धार्थ यादव जी की बात पे, क्योंकि इन्होंने इंडिया अलायंस पर सवाल उठाया और इन्होंने बड़ी ओछी कटाक्ष करा इन्होंने आशिकों वाली बात पे। अब मैं इनकी आशिकों का चिट्ठा खोलूंगी और जरा सिद्धार्थ यादव भागे ना, मुझे जवाब जरूर दे, क्योंकि मैं 1998 से लेके आज तक इनके आशिकों की चिट्ठे खोलने वाली हूं। वाजपेयी जी की सरकार 1998 से 1999 तक इनकी 1 साल के लिए सरकार रहती। AIADMK इन्हीं का पार्टी का अलायंस NDA के साथ था, DMK स्टेट लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में था, लेकिन ये लोग जाके एक दूसरे के खिलाफ लेते, लेकिन नेशनल लेवल पे NDA में ये लोग साथ है। उसके बाद 2001 में TMC
बंगाल में इनका स्टेट लेवल पर समीकरण बैठा ना, ये अलग अलग लड़े, लेकिन एनडीए में ये लोग साथ रहे। 1999 में कर्नाटक में लोक शक्ति पार्टी, ये लोग स्टेट लेवल पर अलग लड़े, ये इतिहास में लिखा, मैं नहीं कह रही, ये अलग लड़े लेकिन एनडीए में साथ थे। उसके बाद 2000 में बीजू जनता दल उड़ीसा, देश जानता है इस बात को, अलग अलग लड़े थे, स्टेट में या नहीं लड़े थे ये बताएं। और नेशनल लेवल एनडीए की सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में ये लोग बैठे हुए थे। फिर मणिपुर में 2022 एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये लोग स्टेट में जाके अलग अलग लड़ते, एक दूसरे को दुश्मन बना देते, लेकिन एनडीए में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक दूसरे के साथ रहे। 2019 में ये ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन अलग अलग लड़े थे, ये झारखंड के चुनाव में एक दूसरे को काटने मारने की किस तरह लोकल वहां पर खून भी बहाया गया था ये हमें मालूम है, लेकिन नेशनल लेवल पर एनडीए की सरकार में एक दूसरे के साथ। 2020 में एलजेपी, ये लोग अलग अलग लड़ते हैं स्टेट में, जेडीयू अलग अलग लड़ते हैं स्टेट में, लेकिन एनडीए में साथ बैठे। तो ये आशिकों वाली कहानी यहां मुझे मत बताइएगा, पहले आप मुझे जवाब दीजिए कि जो पुराना काला चिट्ठा आपका आशिकी का चल रहा है उसके बारे में जरा जवाब दो कि वो क्या था और या क्या। तो अगर आपने वो कराए तो आज आप यहां कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाने वाले बनती नहीं। खैर, मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो अलायंस हुआ था ये इन लोगों के तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये के खिलाफ था, लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ था। तानाशाही के खिलाफ आप खालिस्तानियों के साथ खड़े हो जाएंगे। हर क्षेत्रीय तानाशाही मिटाने के लिए खालिस्तानी को थोड़ा ना बढ़ावा देंगे। क्षेत्रीय पार्टी का मुझे 10 सेकंड, पद्मजा जी मुझे 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा पद्मजा जी। हर क्षेत्रीय पार्टी का अपना अपना रूल होता है, अपना अपना महत्व होता है उस ग्राउंड पर। और जाहिर सी बात है कि जब आप स्टेट इलेक्शन लड़ते हो और जब आप जनरल असेंबली के इलेक्शंस लड़ते हो उनके मुद्दे भी अलग होते हैं, और यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टी उभरती है। तो यहाँ पर अलायंस जो शक्तियां देश को तोड़ने के लिए काम कर रही हैं, आपके नेता कह रहे हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। आप ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है नेशनल लेवल पर वो देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे, पंजाब में वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा तो आप किसी भी वोटर को, किसी भी आदमी को नहीं कह सकते ना। अगर कोई पार्टी गुरपटवंत सिंह पन्नू से पैसे ले रही है और वो भी 100 करोड़ से ज्यादा, तो इसको आप पंजाब का मुद्दा तो बता नहीं सकती। ये तो नेशनल मुद्दा है, ये तो इंटरनेशनल मुद्दा है। पद्मजा जी, बिल्कुल पद्मजा जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जमीन आसमान का अंतर होता है। राज्य सरकार में वो अगर चंदा ले रहे हैं, जो कहा अजय माकन जी ने, उसके खिलाफ हम खड़े हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर तो सरकार बनाने के योग्य ही नहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि नेशनल लेवल का टैग मिल जाने से फॉर दैट मैटर आप नेशनल पार्टी बन नहीं जाते हो। पहले जहां से आपकी शुरुआत हुई थी सत्ता की, वो तो बचा लेते। उनके साथ स्पेस शेयर करना तो दूर की बात है, आपको तो ऐसे लोगों को सब नाम लेके जेल में डलवाना चाहिए। ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं कि उनकी नेशनल लेवल पर सरकार बनाने की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए उनके साथ पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाते हैं अलग। पद्मजा जी, यही लोग जो सवाल कर रहे हैं, दिल्ली में अलग लड़ गए तो हम पर कटाक्ष करते हैं, हम बयान देते थे इनके खिलाफ आवाज उठाते तो हम पर कटाक्ष करते हैं, साथ में जाकर लड़ते तो आप इस तरह की बातें करते हैं। तो जाहिर सी बात है अलग लड़ रहे हैं ना, मैं तो कह रही हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। मुझे बताइए 2025 की विधानसभा में क्या हुआ? अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया, हम तो अलग लड़े। हाँ, हम उन्हें जिताने के लिए हमेशा के लिए अलग रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि अगला चुनाव आते आते, अगला पार्लियामेंट सेशन आते आते साथ में आप बैठ जाएंगे। जल्दी पता चलेगा। चलिए हर्षवर्धन, कम से कम इतना तो मान रही है अब आम आदमी पार्टी के साथ कोई दोस्ताना नहीं होगा। अब उनका असली चेहरा अजय माकन ने दिखा दिया है। नहीं पद्मजा जी, मैं तो समझ नहीं पाया, क्योंकि हम लोगों में सबसे वरिष्ठ संजीव जी हैं, अगर वो बता पाएं कि क्या निगहत ने कहा, उसका भावार्थ क्या है, क्योंकि मैं तो नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा कि इनसे यहाँ नहीं है, वो यहाँ बनाने लायक नहीं है नेशनल में, फिर हमारे बड़े नेता अजय माकन ने कह दिया, तो मैं दरअसल थोड़ा भ्रमित हो गया। मतलब मेरी समझ थोड़ी उतनी नहीं बन पा रही कि क्या निगहत ने कहा, तो अगर वो थोड़ा स्पष्ट हो जाता तो अच्छा रहता कि क्या वो कह रही हैं। संजीव जी, आप पे जिम्मेदारी है अब समझाने की जनता को। आप ही सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगी। नहीं, यही है कि अब आप मानते हैं ना कि आम आदमी पार्टी के साथ अब आगे कोई अलायंस, कोई दोस्ती, ना साथ में बैठना, ना कुछ बातचीत होना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मंच पे फिर अरविंद जी और सुनीता केजरीवाल और राहुल जी साथ में खड़े हों। ऐसा तो नहीं होगा ना आगे, क्योंकि खुद आपके नेता ने कहा है कि ये खालिस्तानियों के साथ है, देश के खिलाफ है। जब मैं रेफरेंस दे रही हूं पद्मजा जी, मैं आपका सवाल एक ही बारी में समझ गई थी, सुनाई मुझे साफ देता है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ताओं की तरह मैं नहीं हूं। खैर, मैंने आपको क्लियर बोला कि जब हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर ने ये बात कर दी और आपको क्लैरिटी के साथ वो आपने पब्लिक डोमेन से उठाया ना वो पॉडकास्ट का जो बिल्कुल, अगर वो बात सामने उन्होंने रख दी तो मैं क्या होती हूँ? मैं तो बहुत ही जूनियर नेता हूं ना अभी अजय माकन जी के सामने। जब उन्होंने ये बात रख दी तो मुझे इस पे सफाई देने की जरूरत। चलिए ठीक है, अब सब क्लियर हो गया है, अब किसी के दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हर्षवर्धन जी। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। राजनीति में नेताओं का संकट इतना बढ़ गया है, अगर ऑन ऑफ 6-6 महीने में एक नेता को भ्रष्टाचारी, बेईमान, चोर
ये सब कहना पड़े और 6 महीने बाद उसको महान कहना पड़े, या 6 महीने पहले जिसको महान बताया था, जिसको भगत सिंह के बराबर ले जाकर सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी सब खड़ा कर दिए थे, सुनीता केजरीवाल वहां भाषण दे रही थी और पता नहीं, मैं तो आंख बंद की थी मैंने, लेकिन अरविंद जी नहीं मिले थे उस वक्त मुझे। सुनीता जी ने कहा था कि आंख बंद करिए, देखिए अरविंद जी आपको मिलेंगे, आत्मा उनकी यही है, जेल में उनका शरीर है। तो मतलब मुझे लगता है कि नेताओं को थोड़ा तो समझना चाहिए। और पता नहीं नेता मतलब पार्टी के लोग तो उनकी मुश्किल होती है, वो बेचारे करें क्या, जो भी नेता ने ड्रामा कर दिया, नौटंकी कर दी, जो भी बोल दिया उसी को उन्हें आगे बढ़ाना है। लेकिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर हम लोग तो नहीं उसे कर सकते ना, हम लोग तो पत्रकार के तौर पर कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। तो सच क्या है? सच ये है कि लगा कि नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ पाएंगे, तो वो लोग जो एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, मटकी फोड़ी थी कांग्रेस पार्टी ने, सब मटकी वगैरह भूल गए, शराब घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया था, सब भूल गए। तब भी सुप्रिया श्रीनेत, रागिनी नायक, अजय माकन, तब भी अजय माकन बड़े नेता थे, इन सब लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, शराब घोटाला किया था। फिर उसके बाद सब भूल गए, फिर सब साथ में आ गए। तो जनता कई बार ये सब भी देखती है कि आप जो कह रहे कितने समय तक वहां टिके हुए, क्योंकि राजनीति में अरविंद के मामले में एक लाइन की बात है, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स करने की बात कह के डिसऑनेस्ट हुए। जनता को लगा कि अरविंद वो भ्रष्टाचारी रह गए या बेईमान रह गए, ईमानदार नहीं रहे, पर अब कहते थे ना, ये लग गया। लेकिन दूसरे भी कई कारण होते हैं, वो सब इसमें जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि अब आगे राजनीति अरविंद को सोचनी पड़ेगी कि कैसे वो अपनी खोई हुई साख वापस लाएं। अभी सत्ता वगैरह तो बात की चीज है, सबसे बड़ा सवाल यही है। पर अब तो अति हो गई। अनुराग ढांडा और निगत अब्बास ने कह दिया है अब इंडिया गठबंधन के आउट हैं। आप अजय माकन ने आपकी सच्चाई सबके सामने लाके रख दी है, अब आप इंडिया गठबंधन से बाहर। देखिए, अजय माकन जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में 6 बार 0 पर लाया कांग्रेस पार्टी को और डबल हैट्रिक 0 की बना दी, इतिहास रचा है उन्होंने। तो उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूं, बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन अगर किसी आतंकी की, किसी देश विरोधी व्यक्ति की बात पर उनको इतना यकीन है कि पन्नू ने अगर कुछ कह दिया और उन्होंने उनको शब्दशः मान लिया, तो किसका उनमें फेथ है? अजय माकन जी कितना विश्वास करते हैं पन्नू पर, कितना मतलब प्यार प्रेम है उनका पन्नू से कि उसने जो कहा इन्होंने मान लिया, इसके अलावा इनके पास कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं है। तो फिर मैं क्या ही कहूं उनके बारे में, उनकी सोच से आप खुद ही वाकिफ हो सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी को यह जरूर याद दिलाना चाहता हूं मैं कि पीडीपी अफजल गुरु को शहीद कहती है और ये पीडीपी के साथ खूब गलबैयां की है, इन्होंने सरकार चलाई है, अफजल गुरु के नाम पे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पीडीपी के साथ खूब गलबैयां रही, खूब सरकार चलाई इन्होंने। तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए, दूसरों पे आरोप लगाना छोड़ दीजिए। हम आम आदमी पार्टी एक आम लोगों की पार्टी है, 0 से शुरू हुए थे और आज जो कुछ भी हैं वो आम लोगों की ताकत की वजह से है। दिल्ली में पिछले 30 साल का सबसे मजबूत विपक्ष आज भी लोगों ने हमें बना के भेजा है आपकी योजनाओं पे नजर रखने के। पर नेशनल लेवल पे आपको लगता नहीं अनुराग ढांडा कि आपकी साख कम हो गई है? पूरा इंडिया गठबंधन ने आपको चूज किया, कांग्रेस को दरकिनार करके, और आपने उनको लेट डाउन किया है। दिल्ली हारने का मतलब उनका कॉन्फिडेंस आप हार गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी ऑफ चॉइस बन जाएगी इस पूरे गठबंधन में, ज्यादा मजबूती होगी ना कांग्रेस। मैंने पहले भी कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है और अब चुनाव बिल्कुल अलग तरीके के चुनाव हैं और ये पूरे इंडिया गठबंधन को इस बात का पता है, सारे सहयोगियों को जिन्होंने हमारा साथ दिया उनको भी इस बात का पता है कि आने वाले चुनाव सामान्य चुनाव नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें जिस तरीके के संसाधनों का, जिस तरीके की एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, जिस तरीके का बेजा इस्तेमाल होता है ताकत का, वो सबके लिए एक चैलेंज होने वाला है। उससे निपटने के लिए सबको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, उससे निपटने के लिए सबको नए तरीके खोजने पड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इन चीजों का मुकाबला कैसे करना है, और हम उसमें मंथन कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी सबसे पहले सोल्यूशन लेकर के आएगी, भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के गढ़ों में सिद्धार्थ यादव, गठबंधन भी इंटैक्ट है, आम आदमी पार्टी भी इंटैक्ट है, पंजाब सरकार भी इंटैक्ट है और आप भी अलायंस करते रहते हैं, वो भी अलायंस करते रहते हैं कांग्रेस के साथ। नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं भी कोई सिद्धार्थ यादव आप ही का सवाल पूछो। सिद्धार्थ यादव से बचा कितना है? हाँ जी देखिए पद्मजा जी, इनका गठबंधन वास्तव में कितना बचा है ये लोग ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं।
इंडिया अलायंस के नाम पर क्या शगुफा छोड़ा गया था, और पहले से ही वो लोग जिनका कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई बेस नहीं था, वो क्या सिद्धार्थ यादव 1998 से 2022 के काले चिट्ठों का पहले जवाब दीजिए। पद्मजा जी मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए। मैं भी आपके बीच में नहीं बोला था। इनकी आशिकी के जो चिट्ठे मैंने बताए उसका जवाब लीजिए पहले। इधर उधर जलेबियां मत बनाए। नहीं, आप जलेबियां मत बनाओ ना। मैंने जो सवाल रखा था उसका जवाब, आपके सवाल का मैंने जवाब दिया था, आप मेरे सवाल का जवाब दे दो। पद्मजा जी आपकी आशिकी के चिट्ठों का सवाल नहीं दीजिएगा। आपकी अनुमति हो तो मैं आगे यादव बोलूंगा। जी हो गया अभी हो गया पद्मजा जी आपका? मेरे मैं सवाल बोलूं? का जवाब दे देंगे। धन्यवाद। देखिए अभी सिद्धार्थ यादव जब आप आशिकी वाला बयान देते हैं ना तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ टीवी पर बात करनी होती है, और जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा। पद्मजा जी आपको मॉडरेट करनी पड़ेगी डिबेट को। उन्होंने भी सारी लिस्ट दी है, मैं अनुराग ठाकुर ने भी उस लिस्ट में एक और जोड़ा है। जवाब दे। मैं जवाब लूंगी, मैं जवाब लूंगी सिद्धार्थ यादव। मुझे आशिकी के चिट्ठे बताइए यहाँ पर खोल के। उसके बाद आज फंस गया। आप बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं आएगा निखत जी। आपको चुप रहना पड़ेगा तब आपको जवाब सुनेगा। आप चुप रहेंगे तब सुनेंगे। आपकी समस्या क्या है कि जब आप खुद बोल रही थी तब आपको समझ में नहीं आया कि आप क्या बोल रही हैं। अभी आप फंस गई हैं। अभी मैं आपकी पूरी आशिकी की लिस्ट सुनाऊंगा। अभी सुनिए तो हिम्मत रखिए, आपको आ गया, भागिए मत। मैं जवाब दे रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। आपको आ गया ना। मुझे अभी मैं जवाब मांग रही हूं आपके, भागिए मत। क्या है सिद्धार्थ यादव वो जो फर्रा आता है ना बीजेपी मीडिया सेल से, उसके बाहर सवाल आ गया। अरे आज ना बीजेपी मीडिया सेल से जो फर्रा आता है उसके बाहर का सवाल आ गया। उसका जवाब आपके पास है नहीं तो मुझे बोलिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दूं, आप सुन पाएंगी? आप सुन पाएंगी? देखिए ये कांग्रेस पार्टी, और मैं इनका इतिहास सुनाता हूं आपको। ये हमारे को बता रहे 1998 से पता नहीं कहां से क्या गिन के बता रहे हैं। आप कब अलग चुनाव लड़े, कब अलग। 1923 से लेकर 2022 तक 66 बार कांग्रेस पार्टी के वर्टिकल डिवीजन हुए। जिन पार्टियों के नाम जो बता रहे हैं वो सारी पार्टियां कांग्रेस पार्टी से ही टूट करके अलग हुई हैं। नहीं बता रही हूं मैं, ये सारी पार्टियां कांग्रेस पार्टी से। एनसीपी कैसे अलग हुई? एनडीए कभी उनके साथ गठबंधन में नहीं था। एनडीए कभी गठबंधन में नहीं था। क्या आप स्टेट असेंबली और जनरल असेंबली अलग अलग नहीं लड़े थे? स्टेट असेंबली और जनरल असेंबली अलग अलग नहीं लड़े थे। 4 दिन हुए कांग्रेस में। जाके पूछिए, किसी से पूछिएगा कि कांग्रेस पार्टी कैसे चलती है, तब वो बताएंगे कि कैसे गांधी परिवार है, कौन एरोगेंट है, कैसे सारे दल हल हो जाते हैं। मेरे भाई मत घुमाओ। पद्मजा जी ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी। आपको आप इनको बुलवा लीजिए। बीजेडीयू टीएमसी सारे सवालों का जवाब दो। ठीक है, एक एक कर। पद्मजा जवाब जो मीडिया सेल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास फर्रा आता है ना, उस फर्रा के बाहर नाम ले रहे हैं। आज सवाल अभी टीएमसी, अब सुनिए, शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं इनके अल्प ज्ञान का यहाँ पर उजाला दिखाता हूँ इनको। अभी इनका फर्रा सुनाता हूँ मैं आपको। टीएमसी, एनसीपी, ये कहां से निकली पार्टी? कांग्रेस पार्टी में से। ये सारी कांग्रेस पार्टी में से निकली। वर्टिकल डिवीजन निकले। केरला कांग्रेस कहां से निकली? भारतीय क्रांति संघ दल कहां से निकला? टीएमसी कहां से निकली? अजीत जोगी कहां से निकले? कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां से निकले? ये सारी पार्टियां ये कांग्रेस पार्टी से निकली, क्योंकि एक अहंकारी गांधी परिवार बैठा हुआ है। एक अहंकारी। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। मेरे को पता नहीं है किस बात का है, और आपके शो पर आप बहुत बड़ा कुछ हुआ है पद्मजा जी। पद्मजा जी आपके शो पर आज कुछ बहुत बड़ा हुआ है, मेरे को उसका जवाब देने दीजिए। ऐसे नहीं हो पाएगा। इनके प्रवक्ता मैंने कहा ना, देखिए अभी हम थोड़ी देर शांति रख सकते हैं। प्लीज 30 सेकंड डाउन कीजिए। सिद्धार्थ यादव बात पूरी कीजिए। हाँ जी, मैं पद्मजा जी मुझे पता है कि इनको इतनी तिलमिलाहट क्यों है, क्योंकि आपके शो पे बहुत कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सब जानते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी भारत विरोधी ताकतों के साथ हाथ में हाथ मिलाकर के रखती है। देवेंद्र भुल्लर कन्विक्टेड टेररिस्ट के लिए चिट्ठी किसने लिखी थी? गुलपनाग ने कहा था कि आम आदमी पार्टी इज फ्लर्टिंग विद खालिस्तानीज। कैसे इनके बांग्लादेशी फेक आईडी कार्ड्स, वोटर आईडी कार्ड्स बनवाते हुए 2 इनके एमएलएज उसके अंदर है। कैसे राघव चड्ढा बाहर गए थे और खालिस्तानियों के साथ मीटिंग में थे, और इसके बावजूद सोनिया गांधी ने वोट किया आम आदमी पार्टी को। आज इनके नेता कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा खराब है, तो इनकी प्रवक्ता क्या कहती है? देखिए दोनों को दिक्कत देखिए। इनकी प्रवक्ता क्या कहती है? कह रही है देखिए हम ये तो छोटी सी पार्टी है, अगर ये खालिस्तानियों से पैसा ले भी रही है तो कोई बात नहीं, ये देश में सरकार थोड़ी बनाएगी। ये है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने आपके, मैं पद्मजा जी आपसे 10 सेकंड अनइंटरप्टेड मांग रहा हूं। ऐसे नहीं, आपके पास कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं। मैंने दोनों को चुपचाप सुना। बोलते जाएंगे।
मैंने दोनों को आपको मैं मौका दूंगी अनुराग ढांडा जवाब देने का। अरे मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, आप बता दीजिएगा। मैंने दोनों को चुपचाप सुना। देखिए आज ये दोनों को, पद्मजा जी आपको इनके फेडर डाउन करने पड़ेंगे। मैंने दोनों को चुपचाप सुना है, ये अनजस्ट अनफेयर है। आपकी पार्टी के लोग मैं दोनों को चुपचाप सुना था। आप कैश लेते हुए पकड़े गए थे। पद्मजा जी आप तय कर लीजिए कि मेरे को बोलना है कि नहीं बोलना है, आप बता दीजिए। ठीक है, बात पूरी कीजिए सिद्धार्थ यादव। आपके दर्शकों के लिए अन्याय है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। अब आप मेरे को 10 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए। देखिए दोनों, इनको क्यों समस्या हुई, अभी दोनों तिल मिला गए हैं आपके शो पर। सब जानते हैं, इनके नेता कह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के स्टेटमेंट सुनिए आपके शो पर। अरे ये तो आम आदमी पार्टी एक राज्य की है, केंद्र में सरकार नहीं बनाएगी, खालिस्तानियों से पैसा लेती है। हमारे नेता कह रहे हैं अजय माकन, तो कोई बात नहीं। यह है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं है अगर खालिस्तानियों से पैसा लेती है आम आदमी पार्टी, अगर खालिस्तानियों के लिए चिट्ठियां लिखती है आम आदमी पार्टी, इनके नेता बाहर जाकर खालिस्तानियों से मिलते हैं, उसके बावजूद सोनिया गांधी वोट कर सकते हैं। सोनिया गांधी ने वोट किया अरविंद केजरीवाल के लिए लोकसभा के चुनावों में, उनकी पार्टी के लिए जाकर के वोट करने का काम किया। ये इनकी सच्चाई है दोनों की। देश कुछ नहीं, हमारी सत्ता, हमारा प्यार। गठबंधन टूटा तो अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है, हमने तो नहीं कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा। और आज प्रवक्ता बैठ करके यहां पे शो पे तिलमिला इसलिए गई क्योंकि कह रही है छोटी सी पार्टी है, पैसा ले भी लिया खालिस्तानियों से, तो क्या दिक्कत है। ये जो एक्सपोज हुए हैं, इसलिए देश की जनता अब इनको नकार रही है। पद्मजा जी, ये लोग सच्चाई सुन नहीं सकते हैं, इसीलिए टीवी शोज पर आकर के डिबेट को खराब करने का काम करते हैं। संजीव जी, क्या इसका मतलब ये है कि अब इंडिया गठबंधन जो है, ठीक है, आप इसका जवाब दे दीजिए अनुराग ढांडा, फिर संजीव श्रीवास्तव का जवाब दे दो। इन्होंने उनका आरोप अनुराग ढांडा पे था। अनुराग ढांडा, हाँ। मैं इनको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि बिना बुलावे के बिरयानी खाने पाकिस्तान इनके नेता गए थे। मैं सिर्फ इनको ये याद दिलाना चाहता हूं, हमें याद दिलाइए, पीडीपी जो शहीद देवेंद्र बुल्लर पे कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने चलाई थी, कुछ नहीं बोलेंगे। अब आप सिद्धार्थ यादव जी दिलमिलाइए मत बीच में। किनसे मिले? शहीदों के कफन में रिश्वत खाने वाली पार्टी आपकी है। नहीं, आप क्यों बोल रहे थे? देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी करके आईएसआई को जांच के लिए अब ध्यान आ गया कि नहीं बोलना होता बीच में। आपकी है। ये ध्यान होना चाहिए कि सबके पास आवाज है, प्यार से सुना जाता है तो सुन नहीं पाते आप। देश विरोधी लोगों के साथ संबंध भारतीय अरे आपके मुख्यमंत्री के माता और पिता उनकी मर्सी पिटीशन पे साइन करते हैं और आप यहाँ बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाया आपने आतिश जी को, क्या लिखा था उनके माता और पिता ने? मर्सी पिटीशन पे साइन, अफजल गुरु को माफी दे दी जाए। आप बताइए, देश विरोधी ताकतें तो आपकी पार्टी में भरी हुई हैं और आप उस पार्टी के साथ सरकार चलाएंगे जो अफजल गुरु को शहीद बताती थी। मारलीना के माता दिख रहा है संजीव जी, टीवी पर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ राज्यों तक ही सीमित रहेगा, ये स्टेट बाय स्टेट एक इशू रहेगा, दिल्ली का, पंजाब का, या अब इसका बिहार पे भी और पूरे राष्ट्र में जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति है उस पर दिखेगा। संजीव जी देखिए बहुत ही ऑनेस्टली इंडिया अलायंस का सिस्टम काफ़ी चरमरा गया है, बिगड़ गया है। तो मतलब वो जो एक ब्लॉक बना था वो लोकसभा के टाइम उसने ठीक काम किया, बीजेपी को रोकने और 240 पे समेटने पर भी कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली, तो मेरे ख्याल से इंडिया अलायंस का वो एक नैतिक मनोबल भी टूट गया है, उनकी विल टू फाइट भी चली गई है, उनको किसी भी तरह से स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी से कैसे टेक ऑन करे। और उस माहौल में, इस बदले हुए माहौल में, देखिए पिछले मई जून के अंदर प्रधानमंत्री और बीजेपी एक बोझिल और शिथिल पार्टी नजर आ रही थी क्योंकि वो मेजॉरिटी नहीं ला पाई थी। लेकिन आज स्थिति वो बिल्कुल सर के बल खड़ी हो गई है। वो स्थिति आज वो बिल्कुल 2024 लोकसभा इलेक्शंस के पहले की बीजेपी लग रही है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आज मिड टर्म इलेक्शन होए किसी वजह से, तो शायद बीजेपी अपने बल पे मेजॉरिटी ले आएगी। देश की जो स्थिति बन रही है, तो वो सारे इश्यूज ही बदल गए जब पूरी पटकथा बदल गई, पूरा स्क्रीन पे बदल गया, नई फिल्म आ गई उसके बाद, तो सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई। इंडिया अलायंस को रियली रिविजिट करना पड़ेगा अपने पूरे सोच पे। अगर ऑपोजिशन को देश में एक सशक्त विपक्ष देना है तो उनको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। इस बीजेपी जो वापस से खड़ी हो गई है, पहले के बराबर या पहले से भी ज़्यादा ताकतवर दिख रही है, उसके साथ वो कैसे एंगेज करें, क्या नीति रणनीति बनाए, क्या कोलैबोरेशन करें, नहीं करें, ये तो आपस में आई एम सॉरी टू से मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने से कुछ भी नहीं होगा और साथ हो जाने से भी कुछ नहीं होगा आज की स्थिति में। तो
तो आज की स्थिति में तो आप ऑलरेडी आप देख सकती हैं, देखिए वो तो लोकसभा में बिहार में एनडीए की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो बिहार इलेक्शन तो आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट बिग चैलेंज या नेक्स्ट बड़ा इलेक्शन इस देश में पश्चिम बंगाल का होना है अगले साल अप्रैल में, क्योंकि वो भी दिल्ली जैसा एक किला है जिसको कि मोदी जी 2014 के बाद से बेच नहीं पाए हैं, उसको नहीं बिल्कुल। और वहां पर खबर आ रही है कि राहुल गांधी अपनी पदयात्रा करने वाले हैं। अब कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि असदुद्दीन ओवैसी की जगह कांग्रेस को ही बीजेपी की बी टीम को ब्लेम करने से कोई फायदा दे दिया जाए, तमगा दे दिया जाए। हमारा वक्त खत्म हो गया है। हमारे साथ अड़ी में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो 2024 जून के नतीजे थे, उसके पहले की और उसके बाद की स्थिति ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बदला हुआ है। पिछले कुछ महीनों में 8 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 6 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। इससे क्या संकेत मिल रहे हैं आने वाले दिनों के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।